अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी लड़ाइयाँ तो बहुत चलती हैं और बहुत सारे दावे भी बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन इंसानी तरक्की के हवाले से दुनिया के जितने अदादोशुमार आते हैं स्वाई चंद एक सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जगह पे खड़ा नज़र आता है। आज भी एक UNDP की रिपोर्ट जारी की है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि पाकिस्तान इंसानी तरक्की के अतबार से आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, 193 ममालिक में से 164वें नंबर पर खड़ा है। और 2021-22 में पाकिस्तान में इंसानी तरक्की में ये नंबर 161 था। हम 3 दर्जे और नीचे चले गए। तो जितने भी डिजिटल डेवलपमेंट के हवाले से ये अदादोशुमार हैं जो उन्होंने जारी किए हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम फ़ख्र से बयान कर सकें कि हमने ये बड़ी तोप चला दी है। अफसोस होता है ये देखकर कि इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन वो वसाइल किसी और काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसानी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जिन माशरों के अंदर इंसानी तरक्की होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर तवज्जो दी जाती है, उसके हुनरमंदी के उसके ऊपर फोकस किया जाता है, उसके स्किल सेट बढ़ाए जाते हैं। इवन हमारे यहाँ जो बच्चे, अभी एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी कि जो बच्चे BSc कंप्यूटर साइंस करके निकलते हैं, उसमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है। वो पढ़ लेते हैं, BSc की डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन वो इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। उनको इस तरह की तालीम नहीं मिलती कि वो अच्छे इदारों के अंदर काम कर सकें। तो उनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए वो कहते हैं बूट कैंप्स लगाएं, ताकि इनको रीट्रेन करें, इनके स्किल्स सेट डेवलप करें, ताकि ये इंडस्ट्री में काम आ सकें। तो ये सूरत हाल अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की होगी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आगे बढ़ने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। इसके लिए फ़ोकस चाहिए, इसके लिए सियासी जो लड़ाइयाँ हैं उनको साइड पे रखकर लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ हैं उनका रुख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर सियासी लड़ाइयाँ चलती हैं। साथ अपने हमसाया मुल्क में देख लें, वहाँ BJP और कांग्रेस वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने, मनमोहन सिंह ने जो 90 की दहाई के अवाइल में पॉलिसी शुरू की थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया, बल्कि उसको कंटिन्यू करते हुए उस पर कैपिटलाइज़ किया, उसको स्ट्रेंथन किया और उससे उनकी इक़्तिसादी तरक्की बेहतर हुई। पाकिस्तान में ये अमल अनफॉर्चुनेटली, हम एक हुकूमत आती है तो दूसरी को जेल डालने से शुरू करते हैं और वो सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, नया पाकिस्तान के नारे लगा के इन्होंने जितनी उस वक्त की अपोजिशन थी सबको पकड़ के, नवाज शरीफ भी जेल में, मरीम नवाज़ भी जेल में, आसिफ जरदारी भी जेल में, फरियाल तालपुर भी जेल में, वो कोई जितने बड़े लीडर्स थे इन जमातों के सारे जेल में। अब PDM की हुकूमत आई तो PDM ने उससे 100 दर्जे आगे जाके काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा इन्होंने हमें जेलों में डाला था, अब इमरान भी जेल में, उसकी अहलिया भी जेल में, और PTI की जितनी पूरी टॉप टियर थी उसको या तो मिसिंग पर्सन बनाया गया या गायब किया गया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजा निकला। इस सूरत हाल में हम पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते, ना इसमें पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर कभी फोकस हो सकता है, ना वो इंसानी बुनियादी हकूक़ के ऊपर कभी तवज्जो रह सकती है जिसके ऊपर तवज्जो रहनी चाहिए। आज चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट है, मैं वो आपको सुनाता हूँ, फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट और ये सियासी लड़ाइयाँ इसको लेकर आगे चलेंगे। दिखाएगा शुदा लाशें बरामद होती, मेरे बच्चे मिसिंग होते, माँ बाप को ये पता नहीं है कि ये जिंदा भी है, हमारा भी हुआ है। जहाँ पे आपके हजारों लोग मिसिंग हो, ये इशू जो है ना, ये मुझे दुनिया के हर इशू से ज्यादा मेरे नजदीक किसका अहमियत है। मैं वतन के इशू से कभी भी गफलत का मुर्तकिब नहीं होऊंगा। ये बातें इन्होंने सच्ची की हैं, लेकिन कोई सियासी हुकूमत जिसका ये काम होना चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करे, वो इमरान खान हो, वो नवाज़ शरीफ हो, वो कोई और हो, कभी किसी की इसके ऊपर तवज्जो रहती नहीं है, ना इसके ऊपर काम करने पे कोई आमादा होता है। सबसे जाके आप पूछें तो वो आपको कैमरे से हट के इशारा इधर करके कहेंगे कि ये कर रहे हैं सारा कुछ, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आपको अगर कोई मुंतखब करके वोट की ताकत से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर इस कुर्सी पे बिठाता है, तो या तो आप उस मनसब के अहल नहीं है, उतर जाइए उस कुर्सी से, तो या फिर जिस काम के लिए लोगों ने वोट दिए हैं उसको डिलीवर करिए। ये दूसरे पे इल्ज़ाम, उंगली उधर उठा देना कि उसने किया, मेरा रोल नहीं है, तो अपनी नाअहली का आप इतराफ़ कर रहे होते हैं। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, डॉक्टर तारिक फजल PMLN से, नदीम अफजल चंद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जैन कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। तारिक फजल साहब, ये नंबर सिर्फ मैंने इब्तदाइये के लिए शुरू किए हैं। हम अपनी लड़ाइयों के अंदर इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि लोगों में गुर्बत, बेरोज़गारी और ये ह्यूमन डेवलपमेंट की जो सिचुएशन है, इसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं दे पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे संजीदा मौजू को अपनाया है कि जिस पर बात करने की ज़रूरत है, न सिर्फ मीडिया पे बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, हमारी सीनियर लीडरशिप को और तमाम पार्टीज़ को इसमें एंगेजमेंट की ज़रूरत है। देखिए, जब भी आप बात करते हैं कि हम पब्लिक से वोट लेके आए हैं और नुमाइंदगी करते हैं हलकों की भी और अपनी जमातों की भी, चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, उसमें सबसे बड़ा इस्तेहकाक किसका है और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? वो पाकिस्तान की आवाम है। और अगर उनका नुमाइंदा हो के हम उनकी बात ना करें, उनके हक़ की बात ना करें और आपस में उलझें, एक दूसरे से लड़ाइयाँ
एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी, एक दूसरे के साथ गालम गलोच, ये जिस दौर में भी हुआ है। मुझे पता है अभी जहन छोटे हमारे भाई बैठे हैं, वो कहेंगे जनाब पिछले दौर में भी हुआ, जो अभी मनाजर चल रहे हैं। मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई टारगेट कर रहा हूँ कि कल या परसों या तरसों, मैं ओवरऑल सूरत हाल की एक बात आपसे कर रहा हूँ कि उन मनाजिर को देख के जिन लोगों ने आपको वोट दिया है कि यहाँ पे गाली गलोच, धक्कम पेल, सीटियाँ, बिगल बाजे अगर बजाए जाएंगे कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, या जिस तरह आपने कहा, बड़ी लंबी आपने खूबसूरत बात की कि एक गवर्नमेंट ख़त्म होती है दूसरी पॉलिटिक्स उसको अंदर कर देती है, वो ख़त्म होती है तो दूसरी उसको पकड़ के अंदर कर देती है। तो जहाँ तक तो अगर किसी ने कोई गलत किया उसके ख़िलाफ़ तो ज़रूर केसेस बने, वो तो ठीक बात है, जायज़ बात है। लेकिन सियासी बुनियादों के ऊपर केस बनने के हम तो शुरू से मुखालिफ हैं, आज भी मुखालिफ हैं, आइंदा भी होंगे। बनाता कौन? उसे ख़त्म करें। मैं एक बार बस मुकम्मल कर लूँ, वो खुल के बात करेंगे। दूसरी बात ये कि अपने सियासी रवैयों पर गौर करें, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो अंदर हो गए वो तो जेल में है ना, जो बाहर नुमाइंदे पब्लिक के मौजूद हैं, पार्लिमान में मौजूद हैं या पब्लिक में मौजूद हैं, मीडिया पे बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये उससे भी बड़ा सवालिया निशान है। वो आज वो किरदार अदा नहीं कर रहे माजरत से, उस किरदार को अदा करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी को महसूस करने की ज़रूरत है। और एक आखिरी जुमला जो आखिर इस दौर में आ चुकी है ना, आखिर वो ये है कि सियासी जमातें और उनके आबरीन एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं था, और ये अगर सूरत हाल रहेगी तो ये अवाम के मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। चांद साहब, जिन अदालतों ने नवाज शरीफ को और मरियम को उन्हीं शवाहिद के ऊपर सज़ा दी थी, उन्हीं अदालतों ने उन्हीं शवाहिद के और उन्हीं हकायक के होते हुए उनको माफ़ भी कर दिया। उनका सारा कुछ गलत हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई लोअर लेवल कोर्ट्स हो, आज भी वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट उसी है। लेकिन जिस तरीके से सज़ा गलत तरीके से दी गई थी, माफ़ी का अमल भी शफाफियत से आ रही था। आजकल इमरान और बुशरा बीबी के साथ वही सलूक किया जा रहा है। तो हम सुधरेंगे तो नहीं, फिर मेरा ख्याल पाकिस्तान भी इसी तरह ही आगे चलेगा। बिस्मिल्लाह। मलिक साहब देखें, आपकी बात बड़ी ठीक है कि पाकिस्तान की तारीख़ में शिद्दत, पोलराइजेशन, नफ़रत, इसमें हमने तरक्की की है। रूल ऑफ लॉ में हमने तरक्की नहीं की, निज़ाम अदल को ठीक करने में हमने तरक्की नहीं की। सियासत हम लोगों के लिए करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सियासत का रुख चेंज हो जाता है। इस वक्त सीखने की जो है ना, सबसे ज़रूरी क्या है, आवाम को सुकून देना, होप देनी। और वो कैसे दी जा सकती है? इस्तेकाम आए। अब इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासतदान गलत इलेक्शन हो, सही इलेक्शन हो, जुडिशरी ठीक ना हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात ठीक ना हो। किसने ठीक करने हैं? या तो इस मुल्क को सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदानों ने चलाना है, या किसी और के हम हवाले कर दें। अगर हम इलेक्शन भी लड़ते हैं, हम लूला लगड़ा इक़्तिदार लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, फिर जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। हम अपोजिशन में हो या इक़्तिदार में हो, जिम्मेदारी हमारी है। और वो जिम्मेदारी कोई मुश्किल नहीं है। हम इश्यूज़ के ऊपर इश्यूज़ को कैसे हल कर सकते हैं? निज़ाम अदल को आप ठीक करें, रूल ऑफ लॉ की तरफ चले जाएं। तो एक थोड़ा सा मैं आपसे राय पूछ लूँ, जब जरदारी या फरियाल तालपुर को पकड़ के जेलों में डाला गया था, या नवाज या मरियम को डाला गया था, उन मुकदमात के पीछे कुव्वत किसकी थी? देखिए मलिक साहब, कुव्वत हर दौर में जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, सारों की राय शामिल होती है, सारों की, सिविल में भी और मिलिट्री में, हर स्टेक होल्डर। और मैं समझता हूँ उंगली इधर उठाने वाला काम ठीक नहीं है, गलत बराबर की जिम्मेदारी, अकेले किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, सबकी बनती है। और सबको फिर बैठ के अल्टीमेटली देखें ना, आप जब रिटायर होते हैं या सियासत से फारग होते हैं, अगर आपने ठीक काम हमने आइडियल किए हो तो हम आवाम के दरमियान घूमें। हम आवाम में रह भी नहीं सकते, या तो यार गैर में जा बसते हैं। अभी इमरान और बुशरा के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मैं समझता हूँ अदल होना चाहिए, बिल्कुल अदल होना चाहिए। के पीछे इसका मतलब है कि उतना ही शहबाज शरीफ की पीडीएम हुकूमत शामिल है, उतना ही एस्टैब्लिशमेंट मैं कोई इतना पढ़ा लिखा आलम दीन या मजहबी तौर पे भी इतनी अथॉरिटी नहीं, लेकिन अदल की डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह है। खा इन्वेस्टिगेशन हो, खा जुडिशल सिस्टम हो, अदल के बगैर नहीं काम चलेगा। हमने 60-70 सालों में देख लिया कि हम हर मामले में पीछे जा रहे हैं, हर मामले में। कोई एक शोबा हमारा तरक्की नहीं कर रहा, कोई एक इदारा हमारा तरक्की नहीं कर रहा। वजह अदल का फुकदान, अदल की कमी, अदल का ना होना। ज़ैन आप बताइए, अदल से दूरी। इस वक्त तो आपके खुद वालिद जो हैं वो बिहाइंड दी बार्स हैं, तो ये अदल क्यों नहीं हो पाया पाकिस्तान में? आपके दौर में भी वही कोताहियाँ थी, आज उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बढ़ के वही कोताहियाँ हैं। उससे पहले भी यही थी, 90 की दहाई पूरा यही था। हम आगे नहीं बढ़ते, पीछे ही जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। बात ह्यूमन डेवलपमेंट से आपने शुरू की थी, मैं वहीं से करता हूँ, फिर इस पर आता हूँ।
ह्यूमन डेवलपमेंट की तो ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। इमरान खान साहब वो पहले बंदे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ना कि मेगा प्रोजेक्ट्स में। और आपने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हमने अपने एहसास प्रोग्राम के थ्रू द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोग्राम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन अंडर द पीटीआई गवर्नमेंट। सर यह में आपकी थोड़ी कता कलामी हो जाएगी माजरत के साथ, लेकिन अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हम एहसास प्रोग्राम कह के कहें कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की थी, तो मैं ये इतनी बड़ी खुद चले मैं आज आपके प्रोग्राम में चाहिए। आज आपके प्रोग्राम बैठ के कह रहा हूँ बिस्प एक अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन बिस्प को हमने बहुत ज्यादा एक्सपेंड, आपने डाटा रिफाइन किया और उसका साइज बड़ा किया। तो आप वो बोलें कि हमने बीआईएसपी को ज्यादा एक्सपेंड किया, तो ये ना expand बोलें कि करके- हमने नया, इट वाज नॉट ए न्यू इनिशिएटिव। मैंने नया नहीं कहा, मैंने कहा सबसे बड़ा। और मैंने आपको ये भी आपके प्रोग्राम में बैठ के कह दिया कि बिस्प का अच्छा प्रोग्राम था। आप उससे भी बड़ा हो गया आज, लेकिन मुझे तो इस पे अफसोस होता है कि हमने पूरी कौम को इस हालत में पहुंचा दिया है कि हाँ, आधी तो इस बात आबादी पे हमारी ना। उस जो हमारी सरकार देती है 2-4 हज़ार रुपए उसके ऊपर आ गई है। क्यों मैं इतना आपसे जुल्म agree- कर रहे हैं हम अपनी आबादी के ऊपर? मैं तो आपसे एग्री करता हूँ इस पे, तो आपके और मेरे कोई इख्तिलाफ राय है ही नहीं। बात यहाँ पे जो आप करें ना अदल और इंसाफ की, अब देखें चंद साहब मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है कि इन्होंने कह दिया और बड़े कैजुअली इन्होंने कह दिया कि जी अगर निज़ाम गलत है, अगर इलेक्शन गलत हुआ है तो उसको मान लें, आगे चलें। ऐसा हो नहीं सकता सर। जब आपके मैंडेट पे इतना बड़ा डाका डला हो, जब आप, और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा डल चुका है। 8 फरवरी को मैंडेट पे डाका डला, रिजर्व सीट्स के ऊपर हमारे मैंडेट पे डाका डला, परसों फिर हमारे मैंडेट पे डाका डल गया। जो इमरान, बुशरा बीबी और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के मैं ऊपर उस पे भी केसेस आना हैं, चाह रहा हूँ। उसके पीछे इस वक्त शहबाज शरीफ है, इस्टेब्लिशमेंट है, सर मेरी बात आसिफ सुन लेना, जरदारी है, कौन है, किसकी पहले जिम्मेदारी? मेरी बात सुन ले। जितना बड़ा डाका डला है, आप ये नहीं कह सकते कि जी पिछली जो हुई सोई उसको भूल जाओ, आगे चलो, जब तक उसका अजाला नहीं होगा। और हमारा आई थिंक सबसे बड़ा मसला भी ये है कि हम अपनी माजी की गलतियां, मैं अपने आप को उसमें शामिल कर रहा हूं, मैं अपने आप को से बाहर नहीं निकाल रहा, हम माजी की गलतियों से सीखने को तैयार कोई नहीं है। हम कह रहे हैं पिछली जो कुछ हो गई अब आगे चलो। सर ऐसे मुमकिन नहीं होता। हम आगे हमने चल ही भी- नहीं रहे जैन, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि हम पिछली गलतियों को नहीं रिवाइज कर 2013 रहे। में 4 हल्के हम खोल के शुरू हुए थे, आज तक उस फसाद से हम बाहर नहीं निकले। सिंपल सी बात है, शहीद बीबी अगर 85 के इलेक्शन गैर जमाती हुए थे, अगर 88 में ना लड़ती कि 85 में गलत हुआ, 88 में वफाक दे दिया गया, सूबा नहीं दिया गया, सूबा इनको दे दिया। उस वक्त बाय डिज़ाइन एक मैंडेट जिस तरह इंजीनियरिंग होती है। 90 में क्या हुआ, 2/3, 93, हर दौर में मैंडेट तकसीम किया गया। कभी भी आइडियल इलेक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान, लेकिन हम आगे चलते गए। मैं कहता हूँ अल्टीमेटली ये अच्छा अब 24 आ जाए, 24 से 29 आ जाएगा। क्या इसी तरह हम लड़ते रहे, क्या 29 हम ठीक कर पाएंगे? नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हमें माजी में देखना होगा। जब तक हम माजी की गलतियां ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं चल सकेंगे। ये सिर्फ डायलॉग बाजी है। कौन करेगा ठीक? हमें मिलकर करना होगा, सारे पॉलिटिकल सियासतदानों को, हाँ, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के इस पर फैसला करना होगा। बस ये आपने पॉइंट पे आ गए। सबसे वजनी बात अब की है। लेकिन यही तो जो मैंने- कैसे हम बैठेंगे? आपके प्रोग्राम में कई दफा ये बात की है आप भी मैंने। पार्टी किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, नहीं आप सर, ऐसी चाहते बात हैं ये नहीं सूरत-ए-हाल है। खत्म हो। हम ये कहते हैं कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको बहाल करें। हम आपसे बैठने को तैयार हैं सर और उसको बैठ रहे बहाल हैं आपके करने के साथ। लिए भी आपको साथ बैठना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मैं ना, आपको इब्तिदा 90 यहाँ की से दहाई होनी की है। मिसाल देता हूँ। नून लीग पीपल्स पार्टी पे केस करके इनको अंदर करती थी। जरदारी साहब ने शायद 10-11 साल जेल में गुजार दिए थे, नून लीग केसेस करती थी। फिर पीपल्स सर, पार्टी अच्छा, की बारी अब- आती थी, वो नून लीग पे मलिक केसेस साहब, करते इस बात पे भी आ जाएं, थे। जो सीओडी हुआ, सीओडी के बाद सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो जो आपस में थी ना एक मुआंदाना रवैया, उसमें कमी आ गई। आप तीनों कुव्वतें बैठी है ना मेरे साथ, तीनों कुव्वतें डायलॉग करें। आपको हो सकता है इलेक्शन इन्होंने सारे चुरा लिया और नून वालों ने, लेकिन बातचीत करें, रास्ता निकलेगा। आप गए, हम आती नहीं बुलाते, शहबाज शरीफ चोर है, मेरी फिर नहीं इससे रास्ता कोई निकलेगा। इख्तिलाफ राय नहीं है। मजेदार बात ये आपने पहले बात की जी इमरान खान के दौर में। अब फैक्चुअल पोजीशन ये है कि इमरान खान के दौर में भी जो क़यादत मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी के अंदर गई थी, वो केसेस इन्हीं के आपस में ज्यादा बनाए हुए थे। सर नवाज हमारे दौर शरीफ के बने हुए ऊपर नहीं थे। पनामा वाला मुकदमा था, इकामा के ऊपर उसको सजा हुई। सर, वो तो उसकी judicial बेटी जो system ने थी किया ना, मरियम, इमरान खान को तो उसके credit ना ऊपर देना उसका। आपने कहा कि वो उसकी ट्रस्ट डीड दुरुस्त नहीं है, ट्रस्ट डीड के ऊपर उसको सजा दे दी और जेल में डाल दिया। अब उसी अदालत ने कहा कि ट्रस्ट वाला देने वाला भी और लेने वाला भी सर, दोनों मान रहे हैं, तो जाली कैसे होगी? बरी कर दिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस जुडिशियल सिस्टम की फिक्स्ड मैच था सर, फिक्स्ड मैच था जिसमें आप उसमें बेनिफिशियरी थे। फिक्स्ड मैच था टोटली। अच्छा चले, अब चंद साहब वाली बात पे आ जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि पिछले सारे मैचेस फिक्स थे तो थे ना, मान लिया ना, तो अब अगर एक मौका मिल रहा है आपको उस सिस्टम को ठीक करने का, तो कम से कम इसमें तो अपनी आवाज मिलाए ना। आज अगर 6 जजेस ने खत लिख दिया है या फुल बेंच बैठ रहा है उसके ऊपर, तो कम से कम इसमें तो अपनी आवाज मिलाएं। अच्छा, मैं नदीम साहब ये कहते हैं आज मौका मिलना चाहिए। हम सारे लोग मफामत की बात करते हैं, पीटीआई को कभी मफामत, मैं तो हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर होते तो यकीनन शायद मफामत भी हो चुकी होती या कोई बात करते। अब कोई जितने आपके लीडर बाहर हैं, मुझे एक दिन भी कोई मफामत की बात करता है ऐसे ही?
अच्छा, मैं ना फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, ना फ्लोर आउट ऑफ द हाउस। तीनों जमातें हैं ना यहाँ पे। मैं दावत देता हूँ, चंद साहब सुबह एक कन्वीन कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी के फोरम से मीटिंग कन्वीन करते हैं, आपकी क़यादत भी साथ है और ये अपनी जमात की जिम्मेदारी लें, बैठे एक रोड मैप तय कर लें। सर फोरम मौजूद करेंगे? नहीं, फोरम मौजूद है आपके पास, कौमी असेंबली का फ्लोर मौजूद है आपके पास, इंशाल्लाह उससे बेहतर फोरम है ही इसके लिए। चंद साहब सुबह आप इनको दावत दें, मैं कहता हूँ जी हम तो इधर से बैरिस्टर गौहर को दावत दें, अली जफर को दावत दें, इधर से शहबाज शरीफ साहब को दावत दें। साहब की जो स्पीच थी आपने सुनी होगी, इन्होंने भी सुनी होगी, उस वक्त शोर था, लेकिन सुबह अखबार में तो कम से कम पढ़ी होगी। somebody has to take the lead role ना, आप लीड रोल ले, आप इनको दावत दें। चूंकि पार्लियामान की उन्होंने बात की, प्राइम मिनिस्टर का हक बनता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मैं अपनी जो हमारी रूलिंग पार्टी है, मैं उसका चीफ विप हूँ। हमारी जो फोरम जो है ना, ये हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज़ नहीं करते। अभी हमारा एक फोरम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वो तमाम जो कौमी असम्बली की कार्रवाई होती है, उसके पैरामीटर्स, टाइमिंग्स, माहौल क्या होना है, कैसे होना है, वो सेट करती है। मुझे खुशी हुई कि कल ये दोनों, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन भी और इनके चीफ विप भी आमिर डोगर साहब, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ये माहौल बेहतर हो और आगे चले, और हम उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठने के लिए तैयार हैं। मैं भी उसका मेंबर हूँ, आप आए उसी कमेटी में बैठ जाते हैं सर। अब कौमी असेंबली का इजलास किस रोज होना है? पार्टी भी है, कौमी असेंबली का इजलास सुबह है ना? बिल्कुल है। तो आपकी एक स्ट्रक्चर होता है जी स्टैंडिंग कमेटीज का, आप एक स्टैंडिंग कमेटी इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के बना लें, उसमें इनकी क़यादत भी शामिल करें, पीपल्स पार्टी की भी आपने भी शामिल दावत देता हूं जी। कल हम आप स्टैंडिंग कमेटी की तजवीज़ दें, सुबह स्पीकर को एक बनाएं कमेटी। एक मिनट इसका जवाब ले लें पहले। मैं पूरे वसूख से आपको ये बात बता रहा हूं, स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल रिकंसिलिएशन कोई डिस्प्यूट नहीं है उसमें। इस आइडिया को बिल्कुल फ्लोट करते हैं मलिक साहब, और प्रॉमिस है ऑन एयर, आई टेक दी ओनरशिप। अगर ये भागेंगे तो फिर मैं इनसे जवाब ऑन एयर दूंगा इंशाल्लाह, इसका प्रॉपर जवाब भी मैं आपको दूंगा। नेशनल वैसे सर एक सेकंड मलिक साहब, एक सेकंड, नेशनल जो मैंने आपको बताया है, और उसमें दावा देंगे बैरिस्टर गौहर को भी। बिजनेस एडवाइजरी नहीं, मेंबर तो उन्होंने मैं नहीं कर सकता, एडिशन कर देता हूं, लेकिन इसके लिए हम तैयार हैं। मैं इसमें सर एडिशन कर देता हूं। आप एक स्टैंडिंग कमेटी बनाए ऑन रिकंसिलिएशन, उसकी चेयरमैनशिप आप अपोजिशन को दें, और इंशाल्लाह हम उसमें पूरा रोल अदा करेंगे। आप नदीम अफजल चंद को चेयरमैनशिप दें। मैं तो मेंबर नहीं हूं, इससे बेहतर बंदा आपको नहीं मिलेगा नेशनल रिकंसिलिएशन पार्लियामान के जो अंदर है, इससे ज्यादा बेहतर चॉइस नहीं आपको मिलेगी। मैं तो 47 का मेंबर नहीं हूं, मैं 45 वाला हूं। ये देख ले, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए। चंद साहब ने बहुत मानीखेज बात की है, आपने मिस कर दी। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, नेशनल असेंबली तक उसे महदूद ना करें, आपका बिजनेस नहीं। बहरहाल जी तावन हो, ये मुल्क अब अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छी जो ये काबिल अमल है, अफोर्ड नहीं कर सकता, काबिल अमल है। मैंने तो आपको आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इसको इंप्लीमेंट करवाऊंगा। मैंने कराएंगे आप चंद साहब, आपकी जमात। मैं कहता हूं जी हम डॉक्टर तारक साहब के साथ भरपूर तावन हमारी जमात करें। लो जी, आप बताएं। मैंने आप ही की तजवीज़ को और आगे निखार पैदा कर दी उसमें कि बिल्कुल बनाएं, हुकूमत का काम है बनाना, स्पीकर साहब के पास जान सके बनाएं, और चेयरमैनशिप उसकी अपोजिशन को दे दें, हम उसमें आपको पूरा रोल अदा करेंगे। जो चौधरी साहब ने भी बात की है ना, जो उन्होंने आधी बात की है, बाकी उन्होंने नहीं की आगे, वो ये है कि ये गलत तासुर फैलाया जाता है कि जी पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहती। हम पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करना चाहते हैं बतौर अपोजिशन। और कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात करें, कल 3 बजे स्पीकर साहब ने मीटिंग रखी है, अभी चौधरी साहब और मैं उसी मीटिंग से उठ के आ रहे हैं यहाँ पर, और उसके अंदर आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप हैं और मैं, हम दोनों उसके अंदर मौजूद थे। हम चाहते हैं कि ये काम हो, ये स्टैंडिंग कमेटीज बने, लेजिस्लेशन हो, मुल्क में हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी हो। ये गलत तासुर दिया जाता है कि हम इसमें काम नहीं कर रहे। हमारा एहतजाज अपनी जगह पे है, हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे, बट उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम बिजनेस को रोकेंगे या हम मुल्क के काम करने से रोकेंगे या पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा जाया करेंगे। जो पाकिस्तान में ये बात वैसे हमने भी सुनी है। अगर देखें ना, आप पिछले दिनों प्रेसिडेंट का खिताब या आसफा बीबी के ऊपर आवाज, रोजाना चोर चोर, हम सियासतदान ही सिर्फ चोर है यार। सियासतदान एक दूसरे पे आवाजें कसते हैं, किसी और को अगर हम किसी और को कभी किसी ने आवाज नहीं कसी। एहतजाज के नाम के ऊपर, जो कि हर एक का आईनी हक है, बात यह है कि ये बात करके आप इस आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए जो बाकियों के आईनी हुकूक हैं, जो असेंबली में बैठे हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया, उनके भी तो आईनी हुकूक है ना कि आप उनकी तर्जुमानी करें। आप उनके आईनी हक से उनको महरूम कर रहे हैं, यहाँ पे गालियाँ दे के, यहाँ पे सीटियाँ और बाजे पे जाके। ये एहतजाज है? हम तो ये फरमा रहे हैं कि अर्ज कर रहे हैं, बल्कि फरमा नहीं रहे कि आप एहतजाज जरूर करें, लेकिन दूसरों के आईनी हुकूक का भी ख्याल रखें। चलो आप भी कोई सीबीएम करें ना। नहीं, हम तो कल सबसे बड़ा सीबीएम ये होगा कि डॉक्टर साहब की पार्टी जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करेगी, ये उसके अंदर हिस्सेदार बनेंगे।
चंद साहब जो है उसके अंदर कलीदी किरदार अदा करेंगे, जो भी किरदार होगा ये अपनी पार्टी की तरफ को पता है हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं। तो फिर यही रह गया कि स्पेशल इन्विटेशन पे हम नजीब मलिक साहब को बुला लेंगे। मैं रिपोर्टिंग करने के लिए, हाँ सर, उसको मॉनिटर करने के लिए। चंद साहब, पाकिस्तान की रियलिटी ये है कि 9 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे, 40% आबादी, 1 करोड़ लोग इस साल मजीद उसमें ऐड हो जाएंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल ये है कि जो 3 करोड़ किसान अभी जो मुआशी कत्ल हो रहा है गंदम के हाथों, 3 करोड़ किसान भी चला जाए। कुछ हाउसिंग सोसाइटियों ने ऑलरेडी तबाह कर दिया। हाउसिंग सोसाइटियों ने किया था, गवर्नमेंट हमारी जो निगरान हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट करके 35 लाख टन, जो इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर कोई स्कैम की इंक्वायरी करे ना तो आप देखें क्या होता है। खाली इंपोर्ट नहीं है, अभी उन लोगों को गंदम की कीमत मिल नहीं रही, 3000 रुपए रेट हो गया जो उसकी तबाही कर और आम आदमी को, मजदूर को कोई आटा सस्ता नहीं मिलेगा। अच्छा सर, अब इस टॉपिक पे अगर हमने चंद साहब आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये टॉपिक शुरू हो ही गया है सर, इसमें पंजाब हुकूमत, साबका हुकूमत ने जो किया वो तो किया, पंजाब हुकूमत ने भी बहुत बड़ी गफलत की है। आपने एक तो सपोर्ट प्राइस 3900 बता दी, उसके साथ ही आपने ऐलान कर दिया कि इस साल प्रोक्योरमेंट आप आधी कर रहे हैं। लास्ट ईयर 4 मिलियन टन आपने प्रोक्योर की, इस साल आप 2.2 मिलियन टन कर रहे हैं। उससे ऑटोमेटिकली ये हुआ है कि आज आरती को मैसेज किया, उसने उसका फायदा उठाया। 2400 से 2700 रुपए का आज मन गंदम का बिक रहा है। बिजली का रेट आपने बढ़ा दिया। मैं बस बात खत्म कर मैं आप ही की बात कर रहा हूं। बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, खाद बढ़ गई, यूरिया बढ़ गया सर। 2400-2500 रुपए मन के ऊपर किसान की जो उसने खर्चा किया ना उस फसल में, जो छोटा काश्तकार है ना गंदम का, उसकी तबाही है। हाँ, अब छोटे काश्तकार की बात आपने बाहर डालने के साथ किया, उससे बड़ा मजाक। ये एक इंतहाई संजीदा मौजू है। मैं मेरे दोनों जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज, मैं उनसे कन्फ्रंट इस सेंस में नहीं कर रहा कि जनाब आपने जो बात की है तो मैंने आपकी उल्टी बात करनी है। मैं से आगे की बात कर रहा हूँ कि टॉक शोज़ में नॉर्मली ये बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको ये ऑफ़र करता हूँ, चूँकि इंतहाई संजीदा मौजू है, आपके जो कंसर्न्स हैं वो आप मुझे दें। किसान के हवाले से, इशूज़ के हवाले से मैं मुकम्मल कर लूँ, बस एक जुमला है। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सारे पहुँचाऊँगा और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये रिजॉल्व होंगे। ऑलरेडी जो हमारे मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, आशिक करमानी साहब, 350 बिलियन का एक पैकेज किसानों के लिए अनाउंस हो चुका है। वो खुद जा रही हैं, विजिट कर रही हैं किसानों को। डॉक्टर साहब, अगर गंदम की कीमत सही फार्मर को ना मिली तो अगले साल आपकी मैं इत्तेफाक नहीं करता तारक भाई से। मैं क्योंकि पंजाब पीपल पार्टी की तरफ से उस पंजाब में उस कमेटी का हिस्सा हूँ जिसने पीपल पार्टी और नून लीग की जो दो मैं खुद दे चुका हूँ पंजाब हुकूमत को ये प्रपोजल आज से 20 दिन पहले। फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे फिगर दे चुके हैं। फिर आप आशिक करमानी से मिले? मैं कहता हूँ मैं सीएम सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी टू सीएम के पास मरियम औरंगजेब को, मरियम नवाज साहबा को पहुंच गई यार चीज। देखें तो ये रिजॉल्व होगी इंशाल्लाह। नहीं रिजॉल्व क्या हो रही है, किसान की आधी गंदम। एक सेकंड मैं इस पे करता हूं। डॉक्टर साहब आप अर्बन इलाके से आप पहले तो डॉक्टर साहब आपको गंदम का इशू क्यों नहीं पता? गंदम का रेट किसान को क्या मिल रहा है? 3900 सरकारी है, 3,000 मिल रहा है। हमारी तरफ 3000, हमारे यहाँ 2400 से 2700। लेकिन आड़ती ब्लैक मेल कर रहा है, आड़ती ब्लैक मिडिल मैन। चौधरी साहब ने बात की है ना सर, मैं इनको लंबा चौड़ा प्रपोजल नहीं देता, इनको सिंपल प्रपोजल देता हूं जो उनको याद रहेगा। जैसे मरियम बेबी तंदूरों पे जाके 16 रुपए की रोटी इंश्योर कर रही है ना, वैसे ही मरियम बीबी जो सपोर्ट रेट है 3900 का, वो इंश्योर कर दें कि किसान का हर दाना खरीदा जाएगा। ये मैंने नहीं रखा, मैं सपोर्ट करता हूं। मेरी बात सुन ले, ये हमने नहीं रखा रेट, ये पंजाब हुकूमत का बताया हुआ रेट और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ब्रेक आ गई, ब्रेक ले लेंगे। मैंने इन्हें ब्रेक। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता रात बहुत ताख़ीर से, कोई आधी रात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये मैसेजेस आने शुरू हो गए कि बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब है और एम्बुलेंसेज जो हैं वो बनी गाला जा रही हैं। फिर उनकी बहन का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि हमें एक्सेस नहीं दी जा रही, फैमिली को भी नहीं दी जा रही और उनकी जो टीम के लोग हैं उनको भी एक्सेस नहीं दी जा रही। और ये सिलसिला पिछले कुछ रोज़ से चल रहा है। इमरान का भी बयान आया, उनकी बहन ने भी इसके ऊपर बयान दिया। अब इश्यूज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अर्सा चंद साल पहले तक यही तलवार जो थी कभी मरियम के सर पे लटकती थी, कभी फरियाल तालपुर के सर पे लटकती थी, शहबाज शरीफ की अपनी अहलिया और उनकी बेटियों के ऊपर मुकदमे की शक्ल में लटकती थी। क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं या पाकिस्तान को इसी तरीके से आगे चलाएंगे? चंद साहब इस सवाल का जवाब पहले मैं आपसे चाहूँगा, फिर बाकियों से पूछता हूँ। देखिए जी, मैं बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से ये हुकूमत की जिम्मेदारी है
कि वो बिल्कुल उनकी फैमिली को या उनके जो स्पोर्ट्समैन हैं या वैसे भी इंसानी तौर पे मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि उसको बंद रखना जरूरी। मैं तो ये सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुकदमा बनाया हुआ है बुशरा बीबी को जेल में डालना जरूरी है। मैं इस पे सच्ची देखे ना, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि शहीद भुट्टो मशवरे कत्ल के मशवरे इद्दत के मुकदमों तक ये सियासतदानों ने, हम सियासतदान इसे सीखते नहीं, अभी भी नहीं सीखा। अभी भी नहीं सीखा। सीखा होता तो ये काम तो ना आज इस मुल्क में हो रहा होता। बड़ा हम सीखे नहीं। थोड़ी बहुत भी देखें ना, लिहाज का रवत का मुजाहरा करें, अपनी रवायात को सामने रखें तो इस चीज़ से गुरेज कर सकते थे। मैं कहता हूँ जी दिल बड़ा करें। अगर देखें शहीद बीबी ने सारा कुछ सहने के बावजूद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। बीबी को भी जेलों के चक्कर लगवाते हुए हमने शर्म नहीं की, बच्चे उसके उठाए होते थे जेलों में चक्कर। उसको आसिफ जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे, जबान काटी गई, क्या क्या नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, फिर बैठना ही पड़ा ना। आज उसी आसिफ जरदारी को जिसकी आप जबान काटते थे उसको अपने वोट से आपने सदर बनाया ना, तो ये करना पड़ता है ना, फिर कल को करना पड़ता है, आज ही कर लें। जैन आप बताइए पहले। और मैं समझता हूं कि ये सियासत खत्म होनी चाहिए। ये कोई सियासत नहीं है, ये सियासत का गंदा औरतों पार्ट को है। तो बिल्कुल ही, और बच्चों को नहीं, औरतें देखें, हमारी जेलों की की कोई हालत नहीं है, यकीन जाने। आप वैसे भी जेलों में जाए ना, आम आदमी की भी हालत देखें। 500,000 रुपया जिसके पास नहीं है वो मुलाकात अपना बेचारा नहीं करवा सकता। कभी उनकी हालत देखे, पैसों के बगैर जेल इकॉनमी देखे ना, जो विद इन जेल इकॉनमी है। हमने कभी सीखा नहीं है। जो लोगों की जो कसम, आधे तो हैं ही बेगुनाह ना, आधे तो हमारे निज़ाम अदल की वजह से उस भीड़ चढ़े हुए हैं, आधे इन्वेस्टिगेशन की वजह से भीड़ चढ़े हुए। जराइम क्राइम है लेकिन अदल तो है ना। जैन आप बताइए पहले बीबी की सेहत के हवाले से बता दें कि असल इशू है क्या। सर पहली बात तो ये है कि रात को मैसेज आया कि एम्बुलेंस गई है बनीगाला के अंदर। तो हमारे जो वकील हैं नईम पंजोता साहब और कमल शोजब साहिबा जो कि हमारी विमेंस विंग की प्रेसिडेंट हैं, वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि जी हमें या तो एक्सेस दें ताकि हम जाके उनकी खैरियत दरियाफ्त कर सकें, या हमें इन्फॉर्मेशन दें अंदर से। ज़ाहिर आपके इल्म में है वो सब जेल डिक्लेयर्ड है और ऑब्वियसली वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं और सारे जेल मैन्यूल के तहत वहाँ पे काम होते हैं। तो घंटा सवा घंटा गालिबन वहाँ पर एम्बुलेंस रही है और फिर एम्बुलेंस वहाँ से निकली। जब एम्बुलेंस निकली है, इन्होंने एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की सिर्फ पूछने के लिए कि भाईजान को अंदर से खबर आए, पता चले। कुछ पता ना चला। फिर पिम्स गए, पता चला कि उनको गालिबन कोई चेस्ट के अंदर कोई तकलीफ हुई है जिसकी वजह से। इशू ये नहीं है, इशू ये है जैसे चंद साहब ने बात की, इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, बुशरा बीबी अलील हैं, वो चाह रही हैं कि उनके टेस्ट हों, वो चाह रही हैं कि उनकी मर्जी के लैब से टेस्ट हों। सर ये आपके बुनियादी हकूक में शामिल है। आप और मैं भी अगर ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो हम उस लेबॉरेटरी में जाते हैं जहां पे आपको और मुझे एतमाद होता है। आपको अगर हमारी लेबॉरेटरी से अगर कोई इशू है, आप 2 लेबॉरेटरियों में 3 लेबॉरेटरी में टेस्ट भेज दें, अपनी मर्जी की लेबॉरेटरी में भी टेस्ट करा लें और उनकी मर्जी की लेबॉरेटरी में टेस्ट करा लें। जब आपको एतमाद ही नहीं होगा, सर ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर पैनल बना लिए जाते हैं, प्लेटलेट्स गिरा दिए जाते हैं किसी को रिलीफ देने के लिए। आपके ख्याल में किसने किया था ये काम? ये वो मुल्क है। प्लेटलेट्स वाली स्टोरी आपके ख्याल में किसी ने इन्वेंट की थी? आपकी अपने आप को कह रहे किसने की? हुआ था उस वक्त जो पैनल बना था उसने प्लेटलेट्स गिराए ना। नहीं, ये शौकत खानम से भी डॉक्टर गए थे उनको देखने के लिए। डॉक्टर यास्मीन पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर बिल्कुल गए होंगे, लेकिन सर सवालिया निशान उस पर उठता है ना, किसने किया था? नहीं, उस पर सवालिया नहीं उठता। बिल्कुल खान साहब ने खुद कैबिनेट में बैठ के, आप कैबिनेट में थे ना, खान साहब ने खुद कैबिनेट में बैठ के उस रिपोर्ट्स को पूरा बयान किया। डॉक्टर फैसल का भी बताया कि मैंने फैसल को भेजा था। नहीं, चंद साहब से क्योंकि उस वक्त इतनी गंभीर सूरत हाल बनाई गई थी कि जैसे खुदा ना खास्ता मियां नवाज शरीफ साहब शायद रात अच्छा फैसला था खान साहब ने पूरी कैबिनेट से राय ली थी। किसी ने मैन्युफैक्चर की थी स्टोरी? मैं आपसे सिर्फ ये स्टोरी मैन्युफैक्चर की थी। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ये वो मुल्क है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या वो स्टोरी नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे थे, किसी ने स्टोरी मैन्युफैक्चर की थी, प्लांट की थी आप लोगों के ऊपर? सर मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि रिपोर्ट में बताया गया था कि खुदा ना खास्ता मियां साहब की तबीयत इतनी खराब है कि शायद सुबह तक उन्हें सर्वाइव करें, और वो लंदन जाते गए और वो तंदुरुस्त। पहले चंद साहब से पूछ लें कि कैबिनेट में इमरान ने क्या कहा था? इमरान साहब ने पूरी डॉक्टर शमसी का हवाला दिया, डॉक्टर फैसल का हवाला दिया, पूरी रिपोर्ट्स का हवाला दिया। आधा घंटा उन्होंने बयान की रिपोर्ट खान साहब ने, और इमरान के कहने पे डॉक्टर फैसल जो और सर अच्छा किया, उसको उस चीज को सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। मास में 5 लोगों, वो कौन थे?
4-5 थे छोड़े, उसके बाद आज खुद ही वो उस भेंट चढ़ गए। नाम तो बता दें। चलो छोड़े, आप क्या नाम है वो, मुसीबत में नाम नहीं बताया जा सकता। एक सेकंड, लेकिन कुरैशी साहब ने भी हमारे साथ वोट दिया है बाहर जाने का। जाने दे नहीं, अच्छा सर बात सुने, अच्छा क्या मियां साहब को रिलीफ दी? ने देखिए मेरी बात, आज बुशरा बीबी को रिलीफ दे। पहले बात ये चंद साहब की पूरी बात हो रही है, कैबिनेट की बात पूरी। देखिए मैं समझता हूँ कि वो राय ली गई पूरी कैबिनेट से, कैबिनेट में से 4 बंदों के अलावा पूरी कैबिनेट ने कहा कि खान साहब आप जाने दें बाहर। रिपोर्ट्स आपने देखी हैं, आपने वेरीफाई करवाई हैं, आपकी हुकूमत है सूबे में भी और वफाक में भी, आपके डिपार्टमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं। जब आपने डिपार्टमेंट, जब मियाँ साहब चले गए 5 दिन बाद वही तकरीरें शुरू हो गई, वही सियासतदानों के खिलाफ जो होता है। भाई पहले तो आपने बाहर जाने क्यों दिया? अगर जाने दिया तो फिर उसको डिफेंड करते हैं। अच्छी बात हो रही थी प्रोग्राम में, लेकिन थोड़ा सा ज़हन जो है थोड़ा मसाला डाल दिया, ट्रैक्स उतर गए, ट्रैक्स उतर गए। नहीं थोड़ा मसाला डाल दिया, वो ट्रैक्स मुझे असल पॉइंट पे नहीं आ रहा। वो ऐसा नहीं, पॉइंट इसमें कोई भी नहीं है। पॉइंट सिर्फ एक है कि मियाँ साहब कस्टडी में थे, जेल में उनकी तबीयत ख़राब हुई, इब्तदाई टेस्ट वहाँ पे लिए गए, उसके बाद उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। पीटीआई की गवर्नमेंट थी मरकज़ में, सूबे में, इन्होंने वो सारे डॉक्टर्स की टीमें बनाई, पैनल बनाए, बोर्ड बनाए, जो भी उनके नाम थे। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि मियाँ साहब की जान को ख़तरा है, प्लेटलेट इनके कम है, इन्हें चूँकि पहले उनकी सर्जरीज मुल्क से बाहर हो चुकी थी, इन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। ये इनकी अपने बनाए हुए अब सर यहीं पर रुक गया। चॉइस साहब इधर एक मिनट में थोड़ा सा मुकम्मल, एक सेकंड नहीं इससे आगे चलते हैं यार। वो असल जो है ना, जो असल इशू है मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। तो ये वो मतलब बुशरा बीबी की है, यस उस पे मैं चॉइस साहब इस पे आ जाता। अभी भी बुशरा बीबी भी जेल में है, इनकी कस्टडी में है, उनकी तबीयत नासाज है। जो सारी बातें सारी चॉइस साहब ने बताई हैं, वो सारी बातें आज बुशरा बीबी पे भी फिट होती हैं। बात ये है, तो उनको क्यों नहीं बात ये है कि दो आप ये कहें कि बुशरा बीबी के केस में 2 चीज़ें हैं। एक है जो उनके खिलाफ मुकदमा है वो अदालत में है, और बिल्कुल मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ चंद साहब से कि उस पर भी इंसाफ होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की, मुकदमा है क्या, कोई बंदा मारे? मैं वकील तो नहीं हूँ ना, लेकिन आप उसको बेल आउट करें, इलाज होना चाहिए। मैं उसको रोक तो नहीं रहा या उसके खिलाफ बात तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये आपकी दूसरी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेडिकल बेल आउट वाली को सपोर्ट करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल पे ज्यादा बात, बेल आउट पे सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकली। मैं कहता हूँ जी कि बिल्कुल होना चाहिए, अगर उनको कसूर नहीं है तो जरूर होनी चाहिए। एक पॉइंट सिर्फ आपका जो आपने बात की ना कि खवातीन को और बच्चों को सियासत, जो सियासी आप ये कहें कि आपने कहा कि ये सियासी मुकदमा किया जाता है, इसमें नहीं होना चाहिए। मैं आपकी इस आर्गुमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। ये माजी करीब में हमारी पार्टी ने मुकम्मल तौर पर सहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। हम इसका टारगेट रहे हैं, हम विक्टिम रहे हैं इसका। सर अगर विक्टिम रहे तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो मरियम नवाज शरीफ का क्या कसूर था? सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी है, एक दफा गिरफ्तार किया गया, फिर बाप के सामने उसे गिरफ्तार किया गया, फिर जो वो भी गलत था, ये भी गलत है। तो ठीक है, मैंने नहीं जो फैक्ट्री माल गलत प्रोडक्ट करती है वो फैक्ट्री बंद करें। नहीं, इस वक्त उस फैक्ट्री के बेनिफिशियरी सुना ना, मैंने अभी जो बुशरा बीबी की बीमारी के हवाले से एक बात करनी थी, मैं मुकम्मल कर लूँ। हम उनकी बीमारी के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे, ना कोई नेगेटिव बयान देंगे। हालांकि कुलसूम नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर जिन्होंने तमस्कुर उड़ाया वो शर्मिंदगी का बायस है, शर्म का बायस है, इसमें कोई शक नहीं। वो नहीं होना चाहिए था, हम नहीं करेंगे। उन्हें जो इलाज की जरूरत है उड़ाया, अच्छी बात है, गलत किया। मेरी यार सर बड़ी सिंपल, हम चाह रहे हैं कि जो क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया आपने मियां नवाज शरीफ के लिए अभी बयान किया है, वो पूरा क्राइटेरिया बुशरा बीबी के ऊपर भी लागू होता है। वो पाबंदे सिलासिल है, वो इनकी कस्टडी में है, स्टेट का काम है इससे समझदारी कौन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके टेस्ट नहीं कराए जा रहे। जिस तरह की इलाज मुआवजे की उन्हें जरूरत होगी कि वो दिया जाएगा। अगर डॉक्टर साहब सर जरूरत है उनकी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, जरूरत है बार बात हो रही है ना, उनकी मर्जी की लैब, तो कल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उनकी मर्जी की लैब से टेस्ट हो, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। नहीं क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन्होंने बार-बार एक बात की है, मर्जी की लैब, ये तो अदालत ने हुक्म दे दिया है, हुकूमत भी यही चाहती है। हम क्यों कहेंगे हम अपनी मर्जी की लैब से करवाएंगे? डॉक्टर साहब ये मुल्क को अशराफिया का नहीं है कि सिर्फ वीआईपी मरीजों के साथ होगा। हमारे जेलों में, हमारे निज़ाम में जुल्म लोगों के साथ 95% जुल्म हो रहा है। सबके लिए इंसाफ करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम हुकूमतों में बैठे हैं या अपोजिशन बैठे हैं या असम्बली में बैठे हैं, जिम्मेदार हम हैं। मलिक साहब हम असल इशूज़ की तरफ जाते नहीं हैं, हम देखते हैं सिर्फ जो इशू टॉक शो जो चलता है। अवाम देखे ये
कब इद्दत में इस मुल्क में सजाएं हुई हैं लोगों को, कितने को सजा हुई? और मतलब मशवरे के पर्चे में कब लोगों को फांसी लगी है? आज आपने 40-50 साल बाद आपने साबित किया, भुट्टो वाले केस की आज गलती का इतराफ किया। तो कितने हजारों लोग गुजर गए उस केस के बाद, हजारों लाखों लोग गुजर गए, मुल्क कहां पे चला गया? मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर मियां साहब जलावतन भी हुआ, फिर वापस आए, फिर जलावत, ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कौन रोकेगा? लेकिन नवाज की हुकूमत गिराई हमने, उसको डिस्क्वालीफाइड लाइफ टाइम किया, और सर ये खिलवाड़ को पकड़ के हमने जेल में डाला। मलिक साहब अब वही काम हम कर रहे हैं इमरान खान के साथ। इसकी भी साल 2 साल के बाद मुकदमात में इन्हीं अदालतों से जहां सजाएं हुई हैं, कोई जज दिलावर होगा, कोई जज बशीर होगा, वहीं से दोबारा रिवर्स हो जाएगा। उधर होगा, डॉक्टर साहब उधर होंगे, तो पाकिस्तान इससे जीत रहा है, बदलेंगे, पाकिस्तान इससे जीत रहा है कि पाकिस्तान हार रहा है? पाकिस्तान इससे अवाम हार रही है, जमहूरियत हार रही है, आइन हार रहा तो है। फिर हम इसकी इस्लाह के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग लीडर हैं इसको इस्लाह के लिए देखें, हम मेरे ख्याल में अवाम ने तो फैसला दिया है। शुरू की थी, चंद साहब बिल्कुल ठीक बात कर वो रहे हैं। अब हाउस के अंदर जो डॉक्टर साहब ने बात की है ना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अब शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, इनिशिएटिव लें, बार बार दावत दें, बार बार। पार्लियामेंट्री कमेटी कल आप बनाएंगे, बच्चों पार्लियामान बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। इससे ज्यादा आगे स्टेप बड़ा नहीं हो सकता। कल पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाएंगे तो रास्ता आगे किया है। और जो बात चंद साहब ने की है उसी में थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं कि मुल्क भी हार रहा है, अवाम हार रहे हैं। अशराफिया की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ चंद वो 0.1% लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं या जिन्हें फ़ायदा हो रहा है, बाकी हर जगह तहस नहस हो रही है इस निज़ाम की और इसकी इनेतात की वजह से, इसकी पस्ती की वजह से, इसमें मौजूद खामियों की वजह से। और ये बैठने से ही होगा। जो आपके प्रोग्राम में शुरू में बात हुई थी, हमारी वो कमेटी जिसका मैंने जिक्र किया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसको और जो उसका जो मैंडेट आपने कहा कि रिकन्सिलिएशन, इसके ऊपर बैठे, सारे आए, बैठ के बात हो, आगे बढ़ें। वही सोल्यूशन है, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, यकीन करें। अच्छा जैन, कल के इंतखाबात के अंदर हमने देखा लाहौर के हल्कों में 13%, 22%, 23%, ये रिफ्लेक्शन है कि लोगों का उस चीज़ से इत्मीनान ख़त्म हो गया। आपने सबसे हाईएस्ट टर्नआउट जो दिखाई है ना, बलोचिस्तान के हल्कों से दिखाई है, पता नहीं और कहीं भक्कर से जाके दिखाई है, लाहौर के हल्कों में वो टर्नआउट नहीं आई है। सर अर्ज ये है कि लोगों का भरोसा खत्म हो गया कि मैंने वोट डाला था 8 फरवरी को, क्या तोप चल गई है, मैं क्यों? 2 फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो ये हुआ कि 8 फरवरी को, मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये बात की है, आग के दरिया को बोर करके हमारे वोटरों ने आके वोट डाला, उनके वोट पे, मैंडेट पे डाका डाला। उन्होंने वोट किसी को डाला, बक्से खुले कुछ और नहीं। यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ना इनकी, सिर्फ एक बात मैं कह दूं, आग का दरिया कोई नहीं था, इंतहाई पुरअमन पोलिंग थी 8 फरवरी का इलेक्शन डे, उससे पहले जो मान लिया हुआ था। सर एक सेकंड चोई साहब, आज हम इसकी चले आप मफामत वाली बात करें, मान लिया पोलिंग वाकई पुरअमन थी, क्योंकि सारी कहानी दिल्ली पोलिंग के बाद है। 8 फरवरी में परसों में जमीन और आसमान का फर्क ये है कि 8 फरवरी को इन्होंने मिस जज किया था। 8 फरवरी को इन्होंने देखा जब वोटर टर्नआउट बहुत बढ़ गया, जब हमें वोट डल गए 5 बजे के बाद, इन्होंने तो 9 फरवरी को हुकूमत बनाई है। 8 फरवरी को फॉर्म 45 के तहत तो 80 से ज्यादा बंदे हमारे कौमी असेंबली में आते हैं। वही वाली बात आप लोगों ने जो सियासत की है जैन 8 फरवरी के बाद से, मुझे लगता है कि लोग उससे भी मायूस हुए। इनसे बहुत मोहब्बत नहीं उनको ही, लेकिन आप लोगों से भी मायूस हुए। 8 फरवरी के बाद इन्होंने सियासत की कौन सी है? अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने मुंतखब किया था इनको, 92-93 सीटें थी, बड़ा लीडिंग पोजीशन में थे, पीपल्स पार्टी से बात करते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको इस्तेमाल। हम तो उनको हमारा चंद साहब ने तो, हम तो इनको हुकूमत देने के, हमने भी ऑफर की थी। मैं खुद गया, मेरे प्रोग्राम में बैठ के आपने कहा था कि मैं जाके बात करूं। सर मैंडेट चोरी हुआ, चोरी की बातें करें। सियासी तौर पे इन्होंने पहले असम्बलियां तोड़ने वाली गलती की, फिर असम्बली से इस्तीफे वाली गलती की, फिर इलेक्शन के बाद जो कुछ इन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग ना करके पॉलिटिकल जमातों के साथ पीयू पार्टी समेत इन्होंने सबसे बड़ी गलती की। अब जाके पॉलिटिकल क़यादतों को गालियां देना असम्बली के अंदर, ये फिर गलती कर रहे हैं। फिर खान साहब जो अदालत के अंदर बयान दे रहे हैं इदारों के ऊपर, वो फिर बड़ी गलती कर रहे हैं। और उनके जो 7 बंदे उनके मुलाकात करने जाते हैं, जो इस तरह की वो एक नफरत अंगेज मैसेज बाहर आके देते हैं, वो फिर एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आर्मी चीफ को जितना पब्लिकली वो अटैक कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बात करें, अच्छी बात करें यार, लड़ाई है किसी की जाती लड़ाई है। सर मैंडेट आप अगले का चुरा रहे और आप कहेंगे अच्छी बात करनी है यार। मैंडेट चुराने की बात, मैंडेट चुराने वाली फैक्ट्री बंद करो, इलेक्शन की बात, मैंडेट चुराने वाली फैक्ट्री बंद करो बैठ के। ये आप आपस में बंद कर सकते हैं। 21 तारीख को लड़ाई से तो नहीं बात हो सकती, लड़ाई से नहीं बात, ये तो सुलह से बंद होगी। लेकिन चंद साहब, मैं इसी प्रोग्राम में ये जैन ये एक रिकॉर्ड की बात है, इनसे बोला कि आप
पीटीआई वाले अक्सरियत में उनको मौका दें। पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई, चंद साहब ने उसमें लीड रोल लिया, मैं खुद बात करूंगा जाके पीटीआई से। पीटीआई ने आगे कहा, और इनको पता है मैं गया भी था, ये पूछ ले, मेरे प्रोग्राम में थे सर, हम बैठे थे, ये पूछ ले, मैं गया भी था। शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑफर नहीं की कि आप बनाएं गवर्नमेंट। शहबाज साहब की ऑफर इतनी संजीदा नहीं थी, लेकिन चंद साहब की कोशिश ज्यादा संजीदा थी। आपको क्या पता ऑफर देते हुए वो हंस रहे थे? ज़ैन से बात करते, ज़ैन साहब से बात करते, मुझे लगता है संजीदा ऑफर थी वो तो वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए भाई की जगह पे ज़ैन से पूछ ये बातें सर परसों वाले इलेक्शन पे आ जाए। परसों इलेक्शन सर हुआ ही नहीं। लेकिन पहले बताएं मुझे, जो चंद साहब वाली कोशिश थी, अभी मैंने ये इनको नेशनल रिकंसिलिएशन वाली कमेटी हमारा तब भी वो भी तभी आगे चलेगी कि आप लोग मुस्बत तरीके से आगे बढ़े। सर देखिए, हमारी सियासत का मकसद हसूल इक़्तिदार है ही नहीं। हमको आपने इलेक्शन किस चीज के लिए लड़ा था? हमने अपने मैंडेट के लिए, अपने मैंडेट को खराब कर दिया लोगों ने। हमारे मैंडेट पे आपने डाका डाला ना सर। हमारे मैंडेट पे फॉर्म 45 के तहत 80 सीटें और हमारी काउंसिल में बनती थी, हमारी सीटें आ जाती, हुकूमत बना देते। और बाजे के हमें आप फिर दूनी लग रही हुकूमत देना चाह रहे हैं और हमारे गल की डाटा फिट करना चाह रहे हैं, जो अब इनके गल में लोगों ने देखा यार बजा हुआ है, तो ऐसे तो नहीं क्या रहे हैं असेंबली में जा रहे हैं। असूल इक़्तिदार में इनकी ख्वाहिश नहीं है क्या मुल्क के अंदर अनारकी पैदा करना इनकी? नहीं सर, मैंने ये नहीं क्या मुल्क के अंदर अफरा तफरी? हमें बिसाखियों वाली हुकूमत नहीं चाहिए। भाईजान एग्री करता हूं मैं आपसे, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि सियासतदान बैठ के डायलॉग करेंगे। तो हम डायलॉग से तो नहीं भाग रहे भाई। इंडिया के साथ बैठ के डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, अफगानिस्तान के लिए तैयार हैं, हम आपस में बैठ के तैयार नहीं हैं। आप हमें कह रहे हैं टीटीपी के साथ आप कहते हैं डायलॉग होने चाहिए, आपस में नहीं होने चाहिए। पीटीआई से आपने इलेक्शन के बाद बात की तो उनका रिस्पांस क्या था, जरा ऑन एयर ही बता दें। किसका? जब आपने बात की, मैं खुद बैरिस्टर गौर साहब के पास गया था, मैंने कहा बैठ के आए डायलॉग करें। आमर डोगर साहब के पास, मेरे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैंने खुद कहा कि आए बैठ के कहां लिखा? नहीं मलिक साहब, मैंने और अपनी पार्टी के अंदर बैठ के हमने सी में डिस्कशन। पीटीआई का क्या रिस्पांस था? उन्होंने कहा नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे। हम बात नहीं सर, ये कहां लिखा है? एक सेकंड रुक जाए सर। ये कहां लिखा है कि हमें साथ बैठे हैं जो बात सुन लेना, ये कहां लिखा है कि डायलॉग करने के लिए हमें इनके साथ हुकूमत बनाने की जरूरत है? हमने कौन सा कहा हुकूमत जरा बनाए? आपने बात नहीं, हमने आपको हुकूमत की ऑफर की थी। अच्छा, आपने आप हुकूमत, आप देखें हमने कहा पार्लियामान को चलाएं सर, हम आज कौमी हुकूमत बना लेते हैं, कौमी हुकूमत बना लेते हैं। हम तो आज भी पार्लियामान को चलाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम पार्लियामान, सर आप सुने, कुछ नेगेटिव टैक्टिक्स से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा सर। हम लड़ाई हर मसले का हल नहीं है सर। देखें, पार्लियामान जो है ना, हुकूमत और अपोजिशन को मिलाकर, साहब एक मिनट, हुकूमत और अपोजिशन को मिला के पार्लियामान बनती है। हम अगर आज अपोजिशन में बैठे हैं, हम आज भी पार्लियामान में अपना रोल अदा करने के लिए बैठे हैं, हम अपने रोल से नहीं भाग रहे। तारिक साहब, लेकिन आपका ये कहना कि जी आप पीपल्स पार्टी से हुकूमत बना लेते, हमने बैसाखी वाली हुकूमत नहीं बना। आज के प्रोग्राम में की हुई ज़ैन कुरैशी साहब की जो जेस्चर और गुफ्तगू कि अगर 20% भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमल कर ले तो मेरा ख्याल ये है कि असम्बली भी चल सकती है, डायलॉग भी हो सकता है, मामलात भी आगे बढ़ सकते हैं। और जिस मकसद के लिए ये सर आप इनिशिएटिव लेंगे ना कल, अगर वो कल आप स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे तो उधर हम बढ़ सकते हैं। सब ज़ैन के वालिद साहब शाह साहब को बाहर निकालें। सर उस कमेटी को बनाना, उसको फाल बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी। सर कमेटी ये बना दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी मैं करूंगा और इंशाल्लाह हम भरपूर उस पर अपना रोल अदा करेंगे। चलिए, ये बात हुई ना, और यार जो भागेगा उसको हम पकड़ेंगे। शाह साहब को भी बाहर निकालें, वो आपकी मुफाहमत में रोल अदा करेंगे। उनका जो जेस्चर है, चंद साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। चंद साहब चलें जी, चंद साहब। लेकिन मैं समझता हूँ जी बिल्कुल सियासतदानों को सीखना चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक, लियाकत अली खान की शहादत से हमने कुछ नहीं सीखा, फातिमा जना की शिकस्त से हमने कुछ नहीं सीखा, और आज भी हम इद्दत तक पहुंच गए। साथ जो कुछ हमने किया उससे भी शर्म आनी चाहिए। इद्दत तक हम पहुंच गए, हमें आज भी सीखना चाहिए। और इनको भी मैं समझता हूँ अब गाली गलोच बनाना, जेल से बैठ के, अब इनको भी थोड़ी सी प्रेज, असम्बली के अंदर आवाज़ें कसना, खुदा के लिए मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता। नदीम अफजल, चंद साहब, ज़ैन कुरैशी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।